Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to start part 1 of sexual reproduction in flowering plants. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें दो टर्म्स को समझना होगा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम को हम स्टेमन भी बोलते हैं और गाइनोशियम को हम पिस्टल के नेम से भी जानते हैं। एंड्रोशियम मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, वेयरएज गाइनोशियम फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। एंड्रोशियम में दो सब पार्ट्स आते हैं, फिलामेंट एंड एंथर, जो कि लॉन्ग एंड स्लेंडर होता है, एंड एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। गाइनोशियम में अगेन तीन पार्ट्स आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा टॉप मोस्ट पार्ट होता है पिस्टल का, जो कि एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है पोलन ग्रेन्स के लैंडिंग के लिए। स्टाइल एक इलोंगेटेड स्लेंडर पाथ होता है स्टिग्मा के नीचे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह। ओवरी पिस्टल का लास्ट पार्ट होता है, इसीलिए बेसल बोला गया है, एंड बल्ज्ड पार्ट होता है, थोड़ा सा स्वोलन। कलेक्टिवली हम इसे पिस्टल भी बोलते हैं। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब्ड होता है, यानी कि ये एक लोब है एंड ये अनदर एक लोब है, तो एक एंथर बाइलोब्ड होता है और हर एक लोब के पास दो थीका होते हैं, इसीलिए उसे डाइथिकस भी बोलते हैं। ये एक थीका हुआ और ये दूसरा थीका हुआ। एंथर के पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जो कि कॉर्नर्स पे होते हैं, हर एक लोब में 2, यानी कि ये एक लोब है, उनके कॉर्नर्स पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। इन टोटल 4 होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल वर्ड है, उसका सिंगुलर वर्ड माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम फर्दर डेवलप करता है और पोलन सैक बनाता है। पोलन सैक आगे चल के पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप करके पोलन सैक्स बनाएंगे। अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करती है 4 लेयर्स। एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर होती है, फिर उसके बाद एंडोथेशियम, फिर उसके अंदर मिडल लेयर एंड देन टेपिटम। बाहर की 3 लेयर्स, आउटर 3 वॉल लेयर्स जो होती हैं, वो प्रोटेक्शन का फंक्शन को करती है और एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती है। डेहिसेंस मीन्स बर्स्ट होना, एंथर के बर्स्ट होने में हेल्प करती है ताकि पोलन ग्रेन रिलीज हो सकें। टेपिटम जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स बन रही हैं, उनके नरिशमेंट के लिए होती है। टेपिटम के 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एनसीईआरटी में मेंशन है। पहला, डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस होती है। एंथर यंग होता है तब एक होमोजीनियस सेल्स के ग्रुप कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और एक स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होमोजीनियस सेल्स यानी कि एक जैसे सेल्स आते हैं और आपस में मिलके कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होके एक टिश्यू बनाते हैं, जिसे बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में ऑक्यूपाई हो जाते हैं। यानी कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक एक स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें एक टर्म समझना है, पोलर मदर सेल्स। पोलर मदर सेल्स स्पोरोजिनस टिश्यू के ही सेल्स होते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स आर नथिंग बट पोलन ग्रेन्स फ्रॉम पोलन मदर सेल्स और माइक्रो मदर सेल्स। पोलर मदर सेल्स को हम माइक्रो मदर सेल्स भी बोलते हैं। थ्रू मियोसिस, यानी कि जो पोलर मदर सेल्स है वो मियोसिस करती हैं एंड माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? धीरे धीरे एंथर जब डेवलप होता है तो स्पोरोजिनस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, यानी कि पोलर मदर सेल्स ही, वो मियोटिक डिवीजन करते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनाते हैं। एज द एंथर मैच्योर, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है वो डिहाइड्रेट होने लगता है, यानी कि उनके अंदर वाटर कंटेंट रिड्यूस होने लगता है और जो माइक्रोस्पोर का टेट्राड्स फॉर्म हुआ था वो आपस में डिसोशिएट कर जाता है। यानी कि जब मियोटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बने तो वो आपस में जुड़े हुए थे, बट वाटर रिटेंशन की वजह से डिहाइड्रेट होने के बाद वो अलग अलग पोलन ग्रेन्स बना लेते हैं। अब हम समझेंगे कि पोलन ग्रेन होता क्या है।
पोलन ग्रेन फ्लावर्स के लिए मेल गैमेटोफाइट होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स होती हैं, उसी तरह फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए भी गैमीट्स को गैमेटोफाइट बोला गया है। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होते हैं। इनका डायामीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा। पोलन ग्रेन के दो लेयर्स होती हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन हार्ड आउटर लेयर होती है जो कि स्पोरोपोलिनेन की बनी हुई होती है। इस वर्ड को याद रखना है। स्पोरोपोलिनेन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली यानी कि बेसिस में भी विथस्टैंड कर सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल देंगे तो भी स्पोरोपोलिनेन डिस्ट्रॉय नहीं होता है। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनेन को डिग्रेड कर सके। तो एक्साइन अगर स्पोरोपोलिनेन का बना हुआ है तो मतलब पोलन ग्रेन्स ईजिली डिग्रेड नहीं होती हैं। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनेन। क्योंकि पोलन ग्रेन्स के आउटर लेयर एक्साइन होती हैं और एक्साइन स्पोरोपोलिनेन की बनी हुई होती है और स्पोरोपोलिनेन को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, तो पोलन ग्रेन्स फॉसिल्स के फॉर्म में भी बहुत सालों तक प्रिजर्व रहती हैं। The exine exhibits a fascinating array of patterns and designs. Coming to the next layer which is intine, जो कि inner wall होती है। एक्साइन के नीचे वाली लेयर इंटाइन होती है। ये थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर होती है जो कि सेल्यूलोस एंड पेक्टिन की बनी हुई होती है। यहाँ पे हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये एक्साइन है और ये इंटाइन। अब हम यहाँ पे एक और टर्म को पढ़ेंगे जो है जर्म पोर। पोलन ग्रेन की जो एक्साइन होती है वो पूरी स्पोरोपोलिनेन की बनी हुई होती है, हमने ये पढ़ा। बट पोलन ग्रेन के एक्साइन पे एक छोटा सा स्मॉल प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जहाँ पर स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट होता है और उस पॉइंट को हम जर्म पोर बोलते हैं। अब ये जर्म पोर की सिग्निफिकेंस क्या है हम आगे समझेंगे। एक ही पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव बिगर सेल होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व्स होता है उनमें और इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस होता है। जेनरेटिव सेल कंपैरेटिवली स्मॉल सेल होता है जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है। स्पिंडल शेप का होता है, डेंस साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस होता है। 60% एंजियोस्पर्म्स के जब पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं एंथर से तो वो इन्हीं दो सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। बट ट्विस्ट ये है कि कोई स्पीशीज़ एंजियोस्पर्म की उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन के रिलीज होने से पहले ही जो जेनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड कर जाता है माइटोटिकली और दो मेल गैमीट्स को फॉर्म करता है। ध्यान रखना, पोलन ग्रेन्स के शेड होने से पहले। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हेल्थ इश्यूज फ्रॉम पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, बहुत सारे स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स की वजह से बहुत सारी एलर्जीज होती हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस भी होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एट्सेट्रा। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें दिया गया है एनसीईआरटी में। पहला पार्थीनियम, जिसे हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, जो कि इंडिया में आया था इम्पोर्टेड वीट के साथ, यानी कि फॉरेन कंट्री से जो हमने वीट इंपोर्ट किए थे उन वीट के साथ कंटामिनेंट की तरह पार्थीनियम या फिर जिसे हम कैरेट ग्रास बोलते हैं वो इंडिया में आया, जिसकी वजह से बहुत सारी पोलन एलर्जी इंडिया में फैल गई थी। मूविंग फर्दर, अब हम पोलन ग्रेन्स के यूजेज भी पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। पोलन ग्रेन्स को टैबलेट्स या फिर फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं। पोलन ग्रेन्स की वजह से एथलीट्स या फिर जो रेस हॉर्सेस होते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पोलन ग्रेन्स वायबिलिटी, ड्यूरेशन एंड स्टोरेज। वायबिलिटी का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स रिलीज होने के बाद, एंथर से रिलीज होने के बाद कितने टाइम तक केपेबल होते हैं किसी भी फ्लावर के एग सेल को फर्टिलाइज करने में। हर एक स्पीशीज़ की वायबिलिटी ड्यूरेशन डिफरेंट होती है। जैसे कि राइस एंड वीट
जो सीरियल्स होते हैं वो अपनी वायबिलिटी को विद इन 30 मिनट्स ऑफ द रिलीज लूज़ कर देते हैं। कुछ मेंबर्स होते हैं रोजेसिया, लेग्यूमिनेसिया एंड सोलेनेसिया, ये अपनी वायबिलिटी को मंथ तक मेंटेन रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम पोलन ग्रेन्स के स्टोरेज की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत सारे स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स को हम सालों साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे? लिक्विड नाइट्रोजन में उनको स्टोर करके और टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस। ऐसे स्टोर्ड पोलन ग्रेन्स को हम पोलन बैंक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमें नीड होगी हम पोलन बैंक से जाके उस पोलन ग्रेन को लेकर आ सकते हैं।